हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का अपना टॉपिक आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, बीटा गामा फंक्शन एंड डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन। और अगर इसमें टाइम रहा तो मैं लास्ट में आपको पूरे सीरीज भी इसी में करवा दूँगी। तो देखते हैं कितना लंबा चलता है ये वीडियो। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग कल वाले वीडियो में मुझे एक कमेंट मिला था किसी का कि मैम बीटा गामा फंक्शन और डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक मैंने यहाँ पे आज लिया है। बाकी ग्रुप थ्योरी से भी एक कमेंट आया हुआ था कि मैम ग्रुप थ्योरी से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा ग्रुप थ्योरी पे ही हो, जिसमें हम कंप्लीट ग्रुप थ्योरी को कवर करेंगे एक वीडियो में। ठीक है ना, तो कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें नंबर 1 डेफिनेशन है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की डेफिनेशन में फॉर ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर एन ग्रेटर देन 0 एंड इनफाइनाइट इंटीग्रेशन दिस वन 0 से इन्फिनिटी x पावर n-1 e की पावर -x dx इज नॉन एज अ गामा फंक्शन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय दिस। तो ये इसका सिंबल होगा यहाँ पे गामा का, कि आपको ये सिंबल बनाना होगा इस तरीके से। ठीक है ना, ऐसे बनाओगे तो ये तो बन जाएगा रूट, बट रूट नहीं बनाना आपको, ये 2 लाइन ऐसे बनानी है। और इसके अंदर अगर n लिखा है दैट मीन इट इज़ अ गामा n, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। और इसकी डेफिनेशन होती है लिमिट शुड बी 0 टू इन्फिनिटी नंबर 1, और अंदर जो फंक्शन होगा वो होगा x की पावर n-1 e की पावर -x और dx। तो यहाँ पे जो x की पावर लगी होगी n, वो n आपको यहाँ पे लेना होगा गामा n में। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है गामा फंक्शन की। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम कि गामा फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी है जिसे हम इसकी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं कि यदि आपको गामा को ओपन करना है कि इस गामा की वैल्यू कितनी होगी, तो फिर डेफिनेशन ये है गामा n+1 पे, कि गामा n+1 इज ऑलवेज इक्वल टू n गामा n, या फिर गामा n+1 इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल तो कब होगा, जब ये जो n है वो नेचुरल नंबर है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पर लूँ गामा 5, मैंने पूछा आपसे गामा 5 बताइए, तो नंबर 1 आपको इसको हमेशा इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा n+1 में। तो आप गामा 5 को ऐसे लिखेंगे गामा 4+1। फिर आप n चेक करेंगे कि n अगर नेचुरल नंबर है तो आप डायरेक्ट इसको लिख देंगे यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। है ना, क्लियर। अब ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लूँ। सपोज मैंने आपसे पूछा गामा 10 बताएं, तो जब भी गामा के अंदर नेचुरल नंबर लिखा है तो आप उसमें एक कम करके उसको फैक्टोरियल में लिख दीजिए, फैक्टोरियल 9। मैंने आपसे पूछा सपोज गामा 100 बताइए, तो आप क्या बोलेंगे आप क्या बोलेंगे 99 फैक्टोरियल। तो ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है नंबर 2 में, कि गामा n+1 इज ऑलवेज इक्वल टू n फैक्टोरियल बट व्हेन n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर n नेचुरल नंबर नहीं है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो फिर आपको ये लिखना होगा n गामा n। तो इनके जो अभी थोड़े एग्जाम्पल है वो मैं नेक्स्ट पेज पर करवाऊँगी, बस अभी तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये डेफिनेशन याद रखना नंबर 1 एंड 2। नंबर 3 है कि गामा 1 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि हम गामा 1 को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। हमारा डेफिनेशन तो किस फॉर्म में, n+1। अब जब ऑलरेडी आपको 1 गिवन है तो आप 1 में क्या ऐड करेंगे। तो ये यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी का पार्ट है कि गामा 1 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। कैसे 1 आता है उसके लिए हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं, ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उससे, बट हमें यहाँ प्रूफ नहीं करना, आप डायरेक्ट एज ए रिजल्ट इसको याद रखना कि दिस इक्वल टू दिस। फिर नंबर 4 प्रॉपर्टी है गामा n। ठीक है ना, एक डेफिनेशन तो गामा n की ये वाली होती है नंबर 1। एक डेफिनेशन ये भी होती है कि गामा n इक्वल टू लिमिट 0 टू 1। यहाँ थी 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर लिमिट होगी 0 से 1, और फिर अंदर होगा log 1/y n-1 dy। तो यहाँ y की जगह पे कुछ भी हो सकता है, x भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी फंक्शन होना चाहिए जिसमें log 1/y और पावर होनी चाहिए n-1 इंटू डी वाई, लिमिट 0 से 1, देन दिस इंटीग्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू गामा n। इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइप के इंटीग्रेशन को। क्लियर, ओके। तो ये 2 डेफिनेशन तो हो गई यहाँ पर गामा n की। अभी मैं 2 डेफिनेशन और लिखवाऊँगी। इस तरीके से आपके पास 4 इसके फॉर्मूलाज हो जाएंगे गामा n के। तो ये यहाँ पे एक इजीली एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ गामा n, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिनेशन ऑफ गामा n। फिर 4 ऑप्शन गिवन होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन ये होगा, एक ये होगा, और बाकी जो मैं अभी लिखवाऊँगी वो होंगे।
फिर नंबर 5 में है प्रॉपर्टी कि यहाँ पे क्या चेंज किया हमने, जो e की पावर है e की पावर माइनस एक्स, हमने e की पावर माइनस ए एक्स कर दिया, यानी इसको x को मल्टीप्लाई कर दिया किसी कांस्टेंट से a से। तो फिर ये जो आंसर होगा वो होगा गामा n अपॉन, यहाँ जो भी a होगा उसकी पावर आप लगा देंगे n, तो ये बनेगा गामा n अपॉन a की पावर n, एंड ये है बोथ n एंड a बोथ आर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, कि दोनों की दोनों वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर रिजल्ट है कि गामा n इज़ नॉट डिफाइंड फॉर 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स, इसीलिए हमने यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है कि दिस n मस्ट बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब अगर n जो है वो 0 हुआ या फिर नेगेटिव हुआ तो फिर उसके लिए रिजल्ट है कि इट इज़ नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड का मीनिंग है कि गामा n की वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट मिलेगी व्हेन n इक्वल टू 0। क्लियर। फिर नंबर यहाँ पे 6 प्रॉपर्टी है कि गामा हाफ इज ऑलवेज इक्वल टू रूट पाई। नंबर 7 है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर वो आंसर देगा आपको रूट पाई अपॉन 2। कैसे आएगा वही हमें सॉल्व करना होगा कि हमें एक्स स्क्वायर को पुट करना होगा कुछ भी, एक्स स्क्वायर को, जैसे कि यहाँ पे हमें ये फॉर्म बनानी है e की पावर माइनस एक्स, दैट में आप इसको y पुट कर दीजिए। फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आपको आंसर मिल जाएगा रूट पाई अपॉन 2। नेक्स्ट नंबर 8 प्रॉपर्टी है कि 0 से π/2 साइन की पावर mx एंड कोस की पावर nx dx, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर फाइंड करनी है और लिमिट यहाँ पे 0 से π/2 होनी चाहिए। नंबर 1 कंडीशन, अगर अदर लिमिट है, यदि 0 से पाई लिमिट है या 0 से π/4 है, तो उस केस में आप इसको इसके इक्वल नहीं लिख सकते हैं। इसके इक्वल लिखने के लिए लिमिट शुड बी 0 to π/2, नंबर 1। नंबर 2, साइन की पावर mx एंड साइन की कोई भी पावर हो, कोस की कोई भी पावर हो, इंटू dx। तो दिस इंटीग्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू गामा m प्लस 1 अपॉन 2 गामा n प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब ये जो हमने यहाँ पे किया है इस पे बेस्ट कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम, कि हम इस डेफिनेशन को कैसे अप्लाई करेंगे, और नहीं करें तो आप चाहें तो इनको डायरेक्ट लर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ईजिली। तो कुछ एग्जांपल मैं करवा देती हूँ उसके बेसिक्स, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो ये यहाँ पे नंबर 8 के बाद अब नंबर 9 है हमारा। नंबर 9 और 10 में मैंने दोनों में गामा n की डेफिनेशन लिखी हुई है। 2 डेफिनेशन तो मैंने इससे पहले बता दी, और 2 डेफिनेशन यहाँ पे है कि गामा n इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एंड x की पावर 2n माइनस 1 dx, एंड हियर ऑल्सो n शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड नंबर 10 में है कि गामा n इक्वल टू 1 अपॉन n 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन n इंटू dx। ठीक है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है e की पावर में कितना है नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो आप इसको नीचे लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में e की पावर और 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन n, और ऊपर लेके जाएंगे तो e की पावर हो जाएगी यहाँ पे माइनस। तो इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब ये यहाँ पर गामा n की 4 डेफिनेशन हो गए आपके पास, जिसमें से 3 में तो लिमिट क्या है आपकी 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे भी दोनों में 0 से इन्फिनिटी है। एक नंबर 1 में 0 से इन्फिनिटी था, और एक जो मैंने वहाँ पे लिखवाया था इसमें लिमिट थी 0 से 1। अब उनके बाद अंदर क्या फंक्शन लिखे हुए हैं वो आप याद रख लेना। तो ये चारों होते हैं यहाँ पे गामा n की डेफिनेशंस। इजीली एक क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था। ओके, अब ये जो मैंने यहाँ पे इतना सब कुछ बताया आपको, 10 प्रॉपर्टीज़ और गामा n की डेफिनेशन। तो गामा n की डेफिनेशन में आप गामा को ओपन कैसे करेंगे वो उसके लिए मैंने यहाँ कुछ एक्सप्लेन कर रखा है एग्जाम्पल्स, तो हम देखते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि गामा 10, अगर यहाँ पे गामा के अंदर नेचुरल नंबर है तो यानी आप एक कम करके उसको फैक्टोरियल में लिख दीजिए। ऐसे गामा 15 है तो 15 का नेचुरल नंबर है तो एक कम करके आप फैक्टोरियल में लिख दीजिए। ये तो हो जाएगा गामा 1 कब, जब n नेचुरल नंबर है। ठीक है ना। अब नंबर 2, इफ़ n इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर दैट मीन इट इज़ एन पॉजिटिव रैशनल नंबर, देन फिर गामा को कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए जो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमने लिखी थी
इट इज़ इक्वल टू एन गामा एन। फिर आपको ये यहाँ पर काम लेनी होगी, तो 3/2 को आपको पहले कन्वर्ट करना होगा n+1 फॉर्म में, तभी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं n गामा n। तो हम 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 + 1। अब जैसे इस फॉर्म में लिखा तो अब इसके अकॉर्डिंग n गामा n, यानी n क्या है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 फिर गामा 1/2, और गामा 1/2 स्टैंडर्ड है वैल्यू, ये आपको लर्न करनी होगी। इसका प्रूफ काफ़ी बड़ा है, अगर हम इसको प्रूफ करेंगे तो प्रूफ नहीं करना, आप डायरेक्ट याद रखना कि गामा हाफ इज ऑलवेज इक्वल टू √π। तो जैसे आपको गामा हाफ मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद, तो आप उसको रिप्लेस कर देना √π से, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर √π/2। तो गामा 7/2, तो सपोज हमें गामा 7/2 की वैल्यू फाइंड करके बतानी है कि किसके इक्वल होगा। तो नंबर 1 आपको गामा 7/2 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा n+1 फॉर्म में। n+1 के लिए आपको इसमें 5/2 + 1 लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 7/2। अब यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दीजिए n गामा n, तो 5/2 गामा 5/2। अब ये जो गामा 5/2 है इसको फिर से आपको ब्रेक करना होगा n+1 फॉर्म में, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 + 1। फिर जैसे ये फॉर्म आ गया तो आप इसको लिखेंगे n गामा n की फॉर्म में। फिर गामा के अंदर वापस से 3/2 है, तो इसको भी हम फिर से ब्रेक कर सकते हैं 1/2 + 1 में। अब जैसे ये फॉर्म आ गया n+1, तो आप इसको लिख देंगे n गामा n। अब जैसे आपके पास फाइनली मिल जाता है गामा हाफ, तो फिर आप गामा हाफ को पुट कर दीजिए √π। तो हमें दैट मीन्स को जब तक सॉल्व करना है जब तक कि आपको लास्ट में गामा हाफ नहीं मिल जाता। जैसे गामा हाफ मिल जाएगा आप उसको रिप्लेस कर देंगे √π से, और फिर बाकी जो भी आपको मिलता है उसको सॉल्व करके लिख देंगे। अब ये जो इतना सब कुछ मैंने किया है वो इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे? जैसे सपोज मैंने यहाँ गामा 7/2 सॉल्व करके बताया था आपको इतना, तो यहाँ आप क्या करेंगे, जैसे गामा 7/2 है तो आप उसमें से 1 कम कर दीजिए, तो कितना मिलेगा 5/2, तो वो लिख दीजिए आप यहाँ पे। फिर ये जो नंबर आया है उसमें से 1 और कम कर दीजिए, कम करने का मीनिंग है 1 माइनस कर दीजिए, तो क्या मिलेगा 3/2। फिर इस 3/2 में से भी 1 कम कर दीजिए, तो कितना मिलेगा हाफ। अब जैसे आपको हाफ मिल जाता है तो फिर उसके आगे आप √π लिख दीजिए, क्योंकि उसके आगे आपको क्या मिलेगा गामा हाफ। तो 1/2 आते हैं आप उसके आगे √π लिख देंगे, तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू हो जाएगी गामा की। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं हम इसी चीज़ को। सपोज मैंने आपसे बोला है कि गामा 9/2 की आप वैल्यू फाइंड करके बताएं, तो क्या बताया मैंने अभी कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें से आप 1 कम कर दीजिए, तो 1 कम करेंगे दैट मीन 7/2, ये हो जाएगा 7/2। फिर उसके बाद आप 7/2 में से 1 और कम करेंगे तो ये बनेगा 5/2। फिर 5/2 में से 1 और कम करेंगे तो बनेगा 3/2। 3/2 में से 1 कम करेंगे कितना बनेगा 1/2। अब जैसे 1/2 आ जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप √π से, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा जो भी आप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हो इतना सब कुछ। तो वो बस मैंने आपको डेफिनेशन कैसे अप्लाई करनी है वो एक्सप्लेन किया, बट हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे जब भी आपके पास गामा में इस टाइप की वैल्यू कोई मिल जाती है तो। क्लियर? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि गामा कैसे अप्लाई करना है और गामा को कैसे ओपन करना है, यदि नेचुरल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर नहीं है तो। अब जो मैंने यहाँ पर नंबर 8 में प्रॉपर्टी लिखी थी किस पे, कि लिमिट 0 से π/2 और साइन की पावर mx और कोस की पावर nx dx हो, तो एक फॉर्मूला लिखा था गामा n+1 गामा m+1/2 टाइम्स ऑफ गामा m+n+2/2। तो वो क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि सपोज वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, ठीक है ना, जहाँ पे कंपेयर करेंगे m की वैल्यू 5 n की वैल्यू 6। अब वो जो फॉर्मूला था वहाँ अप्लाई करेंगे कि गामा m+1/2 गामा n कितना है 6 + 1/2 टाइम्स ऑफ गामा m+n+2/2। अब इसको सॉल्व करना है तो ये तो बनेगा 5 + 1 6/2 गामा 3 6 + 1 7 7/2 2 11 2 13 13/2। अब ये कैसे ओपन करना है अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था कि ये तो नेचुरल नंबर दिख रहा है तो इसमें तो 1 कम कर दीजिए तो 2 फैक्टोरियल 7/2 है, तो आप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे जस्ट बड़ा नंबर नीचे आपको दिख रहा है, तो हम 13/2 को तब तक ब्रेक करेंगे जब तक कि हमें 7/2 नहीं मिल जाता। तो उसके लिए मैंने इसको ब्रेक कर रखा है। जैसे 13/2 में से आप 1 कम करेंगे तो कितना मिलेगा 11/2। फिर उसमें से वापस से 1 कम करेंगे तो कितना मिलेगा 9/2। फिर 9/2 में से 1 कम कर दीजिए 7/2। अब जैसे 7/2 मिल गया तो गामा में आप क्या लिख देंगे 7/2। क्यों लिखा हमने? क्योंकि ऊपर हमें 7/2 मिल रहा है, तो आप ऊपर नीचे इसको कैंसिल कर सकते हो
और नहीं हो तो ऊपर 7/2, तो फिर हम वैसे लिखते हैं कि 5/2, 3/2, 1/2 और फिर √π। क्लियर? अब ये जो यहाँ पे है सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 फैक्टर कैंसिल, ये कैंसिल, ये बनेगा यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और ये बनेगा 11, 9 जा 99, 99 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 693 आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से हमें जो वो डेफिनेशंस थी वो अप्लाई करनी होंगी। कुछ क्वेश्चन आते हैं यदि डायरेक्ट, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं बीटा गामा से। अभी बीटा मैंने नहीं पढ़ा है, गामा फंक्शन से कैसे सॉल्व करने होंगे वो मैंने आपको बता दिए। अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आए तो वो तो अभी कोई आइडिया नहीं लगा, बस टॉपिक पता लगा है बीटा एंड गामा है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो सब हम कर लेते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं इसकी। थ्योरम तो इसमें शायद कुछ है नहीं, तो प्रॉपर्टीज़ हैं और डेफिनेशंस हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं, तो वही हम कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है कि फॉर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स m, n द इंटीग्रेशन 0 to 1 x पावर m-1 और 1 - x पावर n-1 इंटू dx इज नॉन ए बीटा फंक्शन। तो हम इसको डिनोट करेंगे इस सिंबल से बीटा mn। तो ये जो m और n होते हैं इन्हें बोलते हैं पैरामीटर ऑफ बीटा फंक्शन, और बोथ m और n आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। और अंदर यहाँ पे जो लिखा होना चाहिए वो x की पावर, तो ये जो फर्स्ट पैरामीटर है m-1 और 1 - x, ये प्लस नहीं होना चाहिए, 1 - x की फॉर्म में होना चाहिए। यानी दिस फर्स्ट नंबर इज ऑलवेज 1 एंड द सेकेंड इज x। ऐसे भी नहीं होना चाहिए 2 - के x²। अगर इस फॉर्म में है तो इन्हें हमें फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, वो तो क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड है। बट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है 1 - x की पावर n-1, और ये जो सेकंड पैरामीटर है वो यहाँ पे लगा होगा। ठीक है ना, लिमिट शुड बी 0 to 1, ये है इंपॉर्टेंट है कि लिमिट यहाँ पे 0 से 1 होनी चाहिए। तो ये तो होगी इसकी फर्स्ट डेफिनेशन। अब अनदर डेफिनेशन बीटा फंक्शन की ये होती है बीटा mn की। अगर 0 से इन्फिनिटी में आपको बीटा की डेफिनेशन लिखनी है तो फिर वो ये होगी कि x की पावर m-1 तो एज इट इज़। अभी जो 1 - x लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर हमें यहाँ लिखना होगा अपॉन 1 + x की होल पावर m + n। इन दोनों पैरामीटर को ऐड कर देंगे और इसमें रिप्लेस कर देंगे 1 + x से। सो दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज अगेन ऑलवेज इक्वल टू बीटा mn। वो तीसरी डेफिनेशन है बीटा mn की कि 0 से π/2 लिमिट के लिए। अब ये नंबर 1 0 से 1, ये 0 से इन्फिनिटी के लिए, 0 से π/2 के लिए। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2, 2 से मल्टीप्लाई होगा ये बाहर, साइन की पावर 2m - 1 थीटा, कोस की पावर 2n - 1 थीटा d थीटा। तो दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज ऑल्सो इक्वल टू बीटा mn। वहाँ गामा की हमने लिखी थी 4 डेफिनेशन, यहाँ पे बीटा की हमने लिखी 3 डेफिनेशन। कैसे डिफरेंस होगा वो अब आप याद रख सकते हो। यहाँ पर लिमिट तीनों में डिफरेंट है, वहाँ पे 3 में सेम थी, 1 में डिफरेंस थी। अंदर के जो फंक्शन है वो फंक्शन याद रखना क्या लिखने होंगे। तो ये तो हो गए डेफिनेशंस। अब है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो ये रिलेशन भी है, यही हमें यहाँ पे अप्लाई करनी होगी क्वेश्चन में भी, कि सपोज आपसे बोला गया कि बीटा 2,3 की वैल्यू फाइंड करके बताएं, तो फिर ये जो रिलेशन है वही काम में आएगा हमें बीटा को सॉल्व करने के लिए, जिसको आप इजीली लिख सकते हो Γ2 Γ3 अपॉन Γ2 + 3 यानी Γ5। और गामा कैसे ओपन करते हैं ये हम अच्छे से जान गए अब तो। अब हम इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। तो हमेशा बीटा mn की जो वैल्यू होगी वो Γm Γn अपॉन Γm + n के इक्वल होगी, और m और n हमेशा 0 से बड़े होने चाहिए तो भी हम यहाँ पे काम ले सकते हैं। ये नेगेटिव होंगे तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन बीटा गामा, और ये बीटा की डेफिनेशन भी है जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर अनदर डेफिनेशन है एक, ये जिसे हमें नाम दिया है आइलर्स फंक्शनल इक्वेशन। अब ये क्या होती है कि यदि गामा n को गामा 1 - n से मल्टीप्लाई करें तो फिर ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमेशा इक्वल होगा π/sin nπ के इक्वल। बट कंडीशन अप्लाई है कि दिस n मस्ट बी बिटवीन 0 to 1। हमेशा n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो ही हम अप्लाई कर सकते हैं ये वाली डेफिनेशन, ये वाली इक्वेशन। कब गामा n और गामा 1 - n को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख देंगे π/sin nπ। अब ये जो इक्वेशन है ये किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम लेते हैं उसके लिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे एक शो कर रखा है। अगर आपसे बोला जाए कि आप गामा 1/4 और गामा 3/4 का
मल्टीप्लिकेशन फाइंड करके बताएं। तो ऐसे केस में यहाँ गामा की डेफिनेशन भी वर्क नहीं करेगी कि जो हमने लिखी थी गामा n + 1, वो यदि आप n गामा n लिख लें, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 1 से छोटी वैल्यू है, तो आप +1 तो कैसे लिखेंगे। तो जब ऐसा कुछ फंक्शन आपको गिवन हो या ऐसा कोई गामा वैल्यू आपको गिवन है, तो फिर उस केस में आपको तो ये वाली जो डेफिनेशन है वो आपको माइंड में आ जानी चाहिए। गामा n गामा 1 - n इज ऑलवेज इक्वल टू π/sin nπ। यहाँ पे आपको n ये वाला मिलेगा कि ये n के इक्वल होता है। अब ये जो सेकेंड वाला है उसको भी 1 - n की फॉर्म में लिखना है। जब 1 - 1/4 करेंगे तो हमें 3/4 ही मिल रहा है। सो दैट मीन्स इसको आप ऐसे लिखेंगे, और जैसे इस फॉर्म में लिखा तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से n कंपेयर करेंगे 1/4 पुट करेंगे यहाँ पर π/sin 1/4 × π। अब sin π/4 हमें पता है कितना होता है 1/√2। 1/√2 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे पाई × √2, आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है आयलर्स फंक्शनल इक्वेशन, वो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम में लेते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, यहीं मिटा के बता देती हूँ, 1 मिनट। जैसे कि अभी हमने इससे जस्ट पहले लिखा था, क्या लिखा था, गामा हाफ, और गामा हाफ क्या लिखा था हमने, √π, ठीक है ना। अब ये वैल्यू आप इससे प्रूफ कर सकते हो इजीली। कैसे कि हम यहाँ पे गामा हाफ और ऐसे लिख दें, इसको क्या लिखते हैं अपन 1 - तो 1 - के गामा हाफ, ऐसा लिखा। तो ये लिखने पर क्या मिलेगा आपको π/sin nπ। n की वैल्यू कितनी ली हमने 1/2। कोई सी भी जो 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी n, उसके लिए आप ये वाली इक्वेशन काम में ले सकते हो। तो ये बनेगा गामा π/2। अब sin π/2 कितना होता है 1 होता है। सो दैट मीन्स ये वैल्यू आपके पास मिल जाएगी यहाँ पे कितनी मिल जाएगी पाई। अब ये कितना मिलेगा 1 - के हाफ, कितना हाफ। तो ये क्या बनेगा गामा हाफ का होल स्क्वायर। इट इज़ गामा हाफ का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई। सो वी गेट गामा हाफ इक्वल टू √π। तो इस डेफिनेशन तो इजीली प्रूफ हो जाएगा, बट अगर आप इंटीग्रेशन वाले यानी जो गामा की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसको काम में लेंगे तो काफ़ी बड़ा लंबा सॉल्यूशन होता है उस केस में, उसको प्रूफ करने के लिए। इस डेफिनेशन से आप इजीली प्रूफ करके बता सकते हो कि गामा हाफ इक्वल टू √π होता है। इस तरीके से इफ़ वी कंसिडर n इक्वल टू हाफ। क्लियर। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं अपने बीटा फंक्शन की नेक्स्ट पेज पे। ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज है कुछ बीटा फंक्शन की। तो पहली प्रॉपर्टी है कि बीटा mn इक्वल टू बीटा nm। दैट मीन्स अगर बीटा फंक्शन में आप इनके पैरामीटर्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम रहेगा। फिर नंबर 2 प्रॉपर्टी है कि बीटा mn इज ऑलवेज इक्वल टू बीटा m+1, n प्लस बीटा m, n+1। मीन्स अगर एक बार m को रिप्लेस कर देते हैं m+1 से तो बनेगा बीटा m+1, n, और फिर उसके बाद एक बार n को रिप्लेस कर दीजिए n+1 से तो बनेगा बीटा m, n+1, और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आंसर बीटा mn के इक्वल ही मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। तो बीटा की कुल 2 ही प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल करते हैं जिसमें हमें बोला गया है कि आप गामा के अंदर कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करके बताएं। ठीक है ना। जैसे गामा हाफ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, गामा 3/2, गामा 5/2 या फिर गामा 7/2, कुछ भी आपको गिवन हो, देन हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ गामा। तो उसके लिए फॉर्मूला लर्न करना होगा आपको। यहाँ पर मैं लिखा हुआ है कि गामा n इज ऑलवेज इक्वल टू गामा n+1/n। यहाँ पे जैसे कि इसको नंबर 1 एग्जांपल पे अप्लाई करें कि हमें फाइंड करना गामा 1/2, तो उसके लिए आप इस पूरे फॉर्मूले में n की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे -12। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये मिल जाएगी आपको गामा हाफ। अब राइट हैंड साइड में पुट करेंगे तो गामा हाफ +1 कितना होगा +12, तो ये बनेगा गामा 1/2 अपॉन -12। तो ये तो ऊपर जाएगा, ये बनेगा -2, और ये बनेगा यहाँ पे √π, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता है ये वैल्यू कितनी होती है √π के इक्वल। तो यहाँ पर गामा हाफ का आंसर निकल के आ जाएगा -2 √π। अब जैसे आपको -3/2 फाइंड करना है तो अगेन इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए -3/2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगा -3/2, राइट हैंड साइड में यहाँ पुट करेंगे -3/2 + 1, ये कितना आएगा -12, और ये आएगा -3/2। सॉल्व करेंगे कितना -2/3। अब गामा -12 की वैल्यू
अगर आपसे केवल यही पूछा जाता है तो आपको इसको फाइंड करके देखना पड़ेगा। अभी तो ऊपर हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल रखी है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे इसकी वैल्यू -2√π। और आप चाहें याद रख सकते हैं तो आप याद रख लेना इनकी वैल्यूज़ कि गामा हाफ इतना होता है, गामा 3/2 इतना होता है, गामा 5/2 इतना होता है, एंड सो ऑन। और नहीं याद होता है तो फिर आप फाइंड करके देख लें। वैसे तो हमारे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कम ही आएंगे, एग्जाम में आते नहीं हैं, मगर अगर गलती से पूछ लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने गामा 1/2 की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने पे आंसर मिलेगा 4/3√π। ऐसे गामा -5/2 यदि पूछे तो इनकी जगह पे आपको क्या पुट करना है, -5/2। LHS RHS में पुट कर देंगे, ये तो बनेगा -2/5। ये वैल्यू जस्ट अभी हमने फाइंड की है 4/3√π, पुट कर देंगे तो ये आंसर मिल जाएगा। अब इसी पे बेस मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, आप चाहें तो सॉल्व कर लेना है, एज योर विश। नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हो। गामा -7/2 एंड गामा -9/2 आपको फाइंड करके देखने क्या मिलेंगे, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसका नाम है डबल मल्टीपल फार्मूला फॉर गामा फंक्शन। अब डबल मल्टीपल फार्मूला क्या होता है कि यदि आपसे पूछा जाए कि गामा m और गामा m+½ का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा, तो ये हमेशा इक्वल होगा √π/2m-1 और गामा 2m। ये याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो √π/ फिर 2 पे पावर लगाएंगे 2m-1 और फिर यहाँ गामा में लिखेंगे गामा 2m। तो यहाँ गामा m आएगा, यहाँ गामा 2m आएगा और फिर मल्टीप्लाई होगा √π/2m-1 से। एंड मैंने यहाँ पे शो कर रखा है कि m बिलोंग्स टू z, z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, कि m कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। फिर वन मोर रिजल्ट है गामा फंक्शन पे ही कि यदि गामा 1/n, गामा 2/n, गामा 3/n अप टू गामा n-1/n, इन सबको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपको आंसर ये मिलेगा 2π n-1/2/√n, ठीक है ना। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। कब, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, गामा 1/n, गामा 2/n, गामा 3/n, और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये, गामा n-1/n पे। और यहाँ जो n होगा वो हमेशा होगा नेचुरल नंबर, बट कौन सा नेचुरल नंबर, एक्सेप्ट 1। सो हियर n बिलोंग्स टू n-1। सो ये यहाँ पे कुछ रिजल्ट थे गामा के। अब कुछ और एक आध रिजल्ट हैं वो देखते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन हमारा। तो 1 बाय 1 देखते हैं क्या गिवन है। नंबर 1 है कि इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x⁻m-1 cos bx dx। ये जिस टाइप का इंटीग्रेशन होगा उसकी वैल्यू होगी गामा m/b⁻m। यहाँ जो होगा मल्टीप्लिकेशन में वो b⁻m फिर cos m π/2। और ऐसे ही 0 से इन्फिनिटी x⁻m-1 sin bx dx, ये इक्वल टू होगा गामा m/b⁻m sin m π/2। बट ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है वो ये जो जनरल फॉर्म है इसका डिडक्शन पार्ट है, तो केवल आप ये जनरल फॉर्म याद रख लेना, उससे ये डिडक्ट कर सकते हैं। कैसे, पहले अपन जनरल फॉर्म देखते हैं कि आपको अगर इंटीग्रेशन में बोला गया है कि 0 से इन्फिनिटी x⁻m-1 e⁻−ax को मल्टीप्लाई किया cos bx से, और इस फंक्शन को यदि इंटीग्रेट करना है तो उसका आंसर मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है गामा m/ ये जो a और b है तो a² + b² की पावर m/2, और फिर यहाँ पर अगर कोस है तो यहाँ भी आएगा cos m थीटा, ठीक है ना। m कौन सा, वो जो यहाँ पे पावर लगी होगी वो यहाँ पे मिलेगी m थीटा। फिर ऐसे ही x⁻m-1 e⁻−1 कोस की जगह साइन दे दे तो कोई चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे आ जाएगा sin m थीटा। क्लियर। अब ये जो जनरल फॉर्म है यदि इसमें आप दो चेंज करते हैं, एक तो थीटा की जगह पे आप क्या पुट कर देते हैं π/2, तो थीटा कल यहीं पे है, यहाँ कहीं थीटा है नहीं, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा m⁻2 m⁻2। एंड नंबर 2 इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे e की पावर्स नहीं है, तो e की पावर के लिए आप क्या कर दें a = 0 पुट कर दें, a = 0। तो a = 0 पुट करेंगे तो ये तो बन जाएगा इस फॉर्म में, और यहाँ जब a = 0 पुट करेंगे तो बनेगा b² m/2, 2 से 2 कैंसिल तो b⁻m। तो ये जनरल फॉर्म याद रख लीजिए, उसके साथ अपन इसको डिडक्ट करके निकाल सकते हैं। इन दोनों को लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्म ही याद रखना ज़्यादा सही होगा, ठीक। अब यहाँ पे नीचे गिवन है ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, जिनकी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है।
यदि आपसे पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to infinity cos b x⁴1/n dx, तो इसकी वैल्यू होगी गामा n+1/b⁴n cos n π/2। ठीक है ना, यहाँ पे जो n होगा वो n आपको यहाँ पर लेना होगा। b जो है, जो कांस्टेंट है, उसकी पावर यहाँ पे n लगानी होगी और cos तो आएगा cos n π/2। n कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ पे जो x की पावर होगी वहाँ से n आपको निकालना होगा। तो एक और ये फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to infinity sin x² dx, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं √π/2√2। ये इसका आंसर होगा। तो ये कुछ जनरल फॉर्मूला था जिसमें बीटा गामा पर बेस्ड है। बस हमारा ये बीटा गामा तो कंप्लीट होता है। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ मेंशन कर रखा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो किस टाइप से आ सकता है, उसके लिए केवल एक क्वेश्चन मेंशन किया है कि द रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन ABCD 4 ऑप्शन, कि बीटा गामा फंक्शन में कौन सा रिलेशन होता है। तो हमें पता है कि बीटा गामा में ये रिलेशन होता है बीटा mn = गामा m गामा n अपन गामा m+n, हम अच्छे से जानते हैं सभी। तो क्वेश्चन तो यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो काफ़ी कम बनते हैं इससे। जितने भी मेरे पास क्वेश्चन हैं वो सारे न्यूमेरिकल बेस है, यानी जिनमें सारे में वैल्यूज़ फाइंड करनी है, सॉल्व करना है। और हमारा जो पैटर्न है उसमें सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। तो बीटा गामा के तो क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं करवा पाऊँगी मैं आपको। बस आप ये जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है इसको अच्छे से समझ लेना, सारे फॉर्मूलेस लर्न कर लेना जो रिलेशन है बीटा गामा में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसमें कि गामा की मैंने यहाँ पे 4 डेफिनेशन लिखवाई थी स्टार्टिंग में, तो उस पर एक क्वेश्चन आराम से बन सकता है। ऐसे बीटा पे मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई थी, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। रिलेशन है सही, ये फॉर्मूला सही, तो बस इनको याद रख लेना। आपके क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलते ही हैं। ओके, अब हम देखते हैं इसका दूसरा टॉपिक, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो ये हमारा टॉपिक है डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन आपने टॉपिक तो बताया मुझे, बट ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक है, इसमें कोई थ्योरम नहीं है। मैंने जब देखा तो आई डोंट नो आपके किस टाइप के क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में, वो तो मुझे भी आइडिया नहीं है। बस एक टॉपिक बताया गया है डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो सपोज यदि आपके कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आए होंगे एग्ज़ाम में इस टाइप के, भाई आप डबल इंटीग्रेशन सॉल्व कर दीजिए x + y + z, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में से तो आपको 5 से 7 मिनट का टाइम चाहिए, और एग्ज़ाम में आपके पास 1 मिनट से भी कम टाइम होता है। तो आप डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को तो आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर नहीं सकते यदि आते हैं तो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को तो वहीं छोड़ दें। मेरा सजेशन यही होगा कि अगर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं डबल ट्रिपल से, या इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप वहीं स्किप कर दें। आपके पास वैसे भी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम में, जिसमें से आपको केवल 40 या 45 क्वेश्चन ही सही करने होंगे, कि जिस टाइप का आपके अभी पेपर आ रहा है इन दिनों में, उस अकॉर्डिंग तो यदि आप 40 to 45 क्वेश्चन भी बिल्कुल 100% करेक्ट कर देते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं करते हैं, तो भी आपका DSSB में इस बार सिलेक्शन कंफर्म है। अगर आप 40 तो आपका क्राइटेरिया है ऐसे ही पासिंग मार्क्स का, और अगर उससे आप 2-5 क्वेश्चन ज़्यादा सही करके आ जाते हैं तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा इस बार एग्ज़ाम में। काम यही करना आप वहाँ पे कि जो पेपर आपके सामने आता है तो आप कोशिश ये करना कि अगर लेंथी क्वेश्चन हो जिसमें कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट हो तो ऐसे क्वेश्चन को तो स्किप कर देना, और जो हमारे रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना, वो भी ऐसे क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल 100% श्योर हो कि हाँ ये हमें रिजल्ट याद है। ऐसा करते हुए आपको 40 क्वेश्चन या फिर 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इससे ज़्यादा आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट इतना तो आपको टारगेट रखना है, आप इतने क्वेश्चन आप सही कर लें और विदाउट नेगेटिव मार्किंग। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती टिक लगाए जा रहे हैं और सारे क्वेश्चन आपके नेगेटिव्स में चले जाएँ। तो स्मार्टली वर्क करना एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो ये मेरा सजेशन था आप लोगों के लिए। अब ये जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है या डबल इंटीग्रेशन है, इसमें जो डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, थ्योरम तो कुछ है नहीं, रिजल्ट्स हैं 2-3, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर पूछा जाएगा तो यही पूछे जाएंगे। इसके अलावा यदि कुछ और क्वेश्चन आते हैं डबल ट्रिपल से तो आप ऐसे क्वेश्चन को वहीं स्किप कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इस टॉपिक से। जो मेन टॉपिक्स हैं हमारे वो तो है ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, टोपोलॉजी, मैट्रिक स्पेस, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं और 5-5, 6-6, 8-8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक टॉपिक से। हम उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे एज कम्पेयर टू दिस टाइप ऑफ चैप्टर।
इसका तो मैं एक यहाँ पे ये बता देती हूँ जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। तो डबल ट्रिपल में जो 2 या 3 रिजल्ट्स हैं वो ये हैं कि यहाँ है नंबर 1 कि डिरिक्लेट इंटीग्रल क्या होता है। ये बाइनम इंटीग्रल है, यानी इसका डायरेक्ट रिजल्ट है कि दिस इक्वल टू दिस होता है। अब क्या गिवन है कि द ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर वी एक्स की पावर l - 1 वाई की पावर m - n और z की पावर n - 1 dx dy dz, इस टाइप का कोई ट्रिपल इंटीग्रेशन है तो उसकी डायरेक्ट आंसर होता है गामा l, ये वाला l, गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1, ये इसका आंसर होगा। बट हियर द कंडीशन अप्लाई ऑन रीजन v कि दिस रीजन v इज बाउंडेड बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1। सो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैथमेटिकली, ये बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट ऑक्टेंट 3D में है ना, तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो इसको इतना लंबा नहीं लिख के इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये द रीजन वी इज़ बाउंडेड बाय फर्स्ट ऑक्टेंट। और अगर मैथमेटिकली लिखना है तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट की डेफिनेशन होती है x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है, z 0 से बड़ा है और x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 होगा। है ना, क्लियर? याद रख सकते हैं कैसे होगा। फिर नंबर 2 है कि इसी का एक्सटेंशन पार्ट है लेवल्स एक्सटेंशन ऑफ डिरिक्लेट इंटीग्रल। ठीक है, एक्सटेंशन में हमने क्या चेंज किया है वो देखते हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर वी एक्स पावर l - 1 वाई पावर m - 1 जेड पावर n - 1, ये तो बिल्कुल सेम होगा। बट अब यहाँ पे एक चेंज होगा कि ये मल्टीप्लाई होगा किसी फंक्शन से, एनी फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का कोई फंक्शन होगा उससे ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा और हमें उसको ट्रिपल इंटीग्रेट करना है। तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट है कि आप उसको इंटीग्रेट मत कीजिए, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n। यहाँ पे तो क्या था, +1 एक्स्ट्रा किया था जब फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं था। अगर फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाता है तो केवल l प्लस m प्लस n करना होता है, +1 हटा दीजिए। और साथ में ये भी लिखना होता है इंटीग्रेशन 0 से 1 u, दैट मीन ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है इसको u से रिप्लेस करना है, तो u की पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1 और 5 ऑफ u du। अगेन v is same bounded by the region x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, z greater than equal to 0 and x plus y plus z less than equal to 1। और इसको फर्स्ट ऑक्टेंट भी बोल सकते हैं कि रीजन v is bounded by फर्स्ट ऑक्टेंट। क्लियर? ओके। अब ये जो ट्रिपल इंटीग्रेशन में हमने जो एक्सटेंशन वाला पार्ट लिखा है वही डबल इंटीग्रेशन में भी होता है। ये डिरिक्लेट इंटीग्रेशन का डबल इंटीग्रेशन नहीं होता, बट एक्सटेंशन वाले पार्ट का डबल इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। और वो क्या होता है, वो ये है कि डबल इंटीग्रेशन ऑफ ओवर आर एक्स की पावर l - 1 वाई की पावर m - 1 और दिस इज मल्टीप्लाई बाय एनी फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, क्योंकि 2D है तो 2D में x एंड y होगा, z नहीं होगा। सो ये किसी x प्लस वाई फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा होगा एंड इंटू dx dy। तो अगर इस डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इट इज़ इक्वल टू यहाँ पे होगा ये गामा l गामा m अपॉन गामा l प्लस m इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1। सब जगह यहाँ पर लिमिट 0 से 1 होगी, ये याद रखना। यहाँ पर भी लिमिट 0 से 1, यहाँ पर भी लिमिट 0 से 1। 0 से 1 ही क्यों लगाए, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 1 है तो यहाँ 1 आएगा। अगर यहाँ सपोज लेस देन इक्वल टू कुछ और वैल्यू गिवन होती तो भी लिमिट 0 से 1 नहीं आती। क्यों आती, क्योंकि यहाँ पे अगर सपोज 2 होता तो 2 को आपको यहाँ डिवाइड करना होता x/2 प्लस y/2 प्लस z/2 लेस देन इक्वल टू 1 और फिर इनको कंसिडर करना होता कोई नए वेरिएबल में, तो वो तो काफ़ी लेंथी पार्ट हो जाता है। वो सब क्वेश्चन के पार्ट है, वो सब हमें क्वेश्चन में करना होता है। हमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखने की, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि गामा l गामा m अपॉन गामा l प्लस 1 इंटीग्रेशन 0 to 1। फिर हम अगर x प्लस वाई को u से रिप्लेस करेंगे तो u की पावर l प्लस m माइनस m एंड 5 ऑफ u du। और जो रीजन r होगा वो बाउंडेड होगा किससे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। और इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये भी हो सकता है कि दिस रीजन r इज़ बाउंडेड बाय फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो केवल डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन में मेरे अकॉर्डिंग 3 रिजल्ट्स थे जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। अदरवाइज इसके अलावा फिर क्वेश्चन है डबल ट्रिपल के, थ्योरम है, नहीं कोई फॉर्मूला है। 2-3 रिजल्ट्स थे वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए।
तो इन्हीं को लर्न कर लेना आप इस टॉपिक में। अब जो हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी, ग्रुप थ्योरी। इसके लिए मेरे पास कई सारे मैसेज भी आए हुए हैं कि मैम ग्रुप थ्योरी से कई क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो अभी कल एग्ज़ाम हुआ है आपका उसमें भी ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन आए हैं। सो दैट मीन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम नेक्स्ट इसी टॉपिक को कवर करेंगे, और इसका मैं वीडियो हो सकता है आपको शाम को प्रोवाइड करवा दूँगी। आज शाम को का टाइम अभी मैं कंफर्म नहीं बोल सकती आपको, बट हाँ आज शाम को मैं आपको ग्रुप थ्योरी का वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी, जिसमें कंप्लीट ग्रुप थ्योरी में कवर करूँगी। और तो ग्रुप थ्योरी में यदि आप लोगों को आइडिया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना कि ग्रुप थ्योरी में क्या रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या केवल ग्रुप थ्योरी ही पूछी जा रही है जिसमें ग्रुप होता है, होमोमॉर्फिज्म, एबिलियन ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, ये सब कुछ है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, जो पेपर दे के आ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो बनाऊंगी फिर। ओके, आई होप ये वीडियो आपको सही लगा हो। तो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। थैंक यू।